आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ जो बांग्लादेश हिंसा से जुड़ी हुई है। सूत्रों के हवाले से अहम खबर आ रही है। इस हिंसा मामले के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। आईएसआई विद्रोह की जमीन को तैयार कर रहा था। पाकिस्तान ने भड़काने का काम किया है। मालदीव्स की तर्ज पर दिया था इंडिया आउट का टास्क स्क्वाड की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो बांग्लादेश की तस्वीरें कल से आप लगातार देख रहे हो और आज तक जो बांग्लादेश की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो कई सवाल पाकिस्तान पर खड़े करती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल पा रही है कि पाकिस्तान ने भड़काने का काम किया है। आईएसआई विद्रोह की जमीन को तैयार कर रहा था। बांग्लादेश में जो हिंसा का मामला लगातार बढ़ता गया, 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। बांग्लादेश में आरक्षण विरोध को लेकर इस पूरे मामले के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अब आपको भारत में बंगाल की क्या तस्वीरें हैं, क्या हालात हैं, क्योंकि बॉर्डर शेयर करता है, वो दिखा रहे हैं। हमारे साथ तमाम संवाददाता इस खबर पर लगातार जुड़े हुए हैं। आयुषी, नवीन और रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा मैं रजत का सबसे पहले रुख करना चाहूंगी। रजत, जल्दी से इनपुट दे दीजिए। खबर यह भी सामने निकल कर आ रही है कि जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, जो ऑल पार्टी मीट को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रीफ किया था, उसमें साफ तौर पर विपक्षी नेताओं ने यह सवाल पूछा था कि क्या इसमें कोई आउटसाइड हैंड है। तो विदेश मंत्री ने सीधे सीधे नाम नहीं लिया था, लेकिन इस बात को कहा था कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते और चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान का हाथ है। हालांकि गवर्नमेंट ने भी ऑन रिकॉर्ड इस बात को नहीं बोला है, लेकिन जो तथ्य है, जो आप कह सकते हैं क्रोनोलॉजी दिख रही है, वो इंडिया अगेंस्ट फीलिंग पैदा करने की एक कोशिश थी बांग्लादेश में, जो की गई। तो भारत सरकार का सबसे बड़ा इस वक्त जो कंसर्न है वो ये है कि जो माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश में, जो हिंदुस्तानी वहां पर है, लगभग 20,000 थे, जिसमें 8,000 वापस आ चुके हैं, 12,000 स्टैंडर्ड थे। उन 12,000 की हिफाजत कैसे की जाए, जो हिंदू वहां पर हैं उनको कैसे वहां से निकाला जाए, इवैक्यूएट किया जाए। साथ ही साथ शेख हसीना दिल्ली में है, सेफ हाउस उनको प्रोवाइड किया गया है, वो जहां जाना चाहती हैं जाएं, तब तक उनकी सुरक्षा का इंतजाम भारत में किया गया। रजत, एक और बात यहां पर सामने आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान का तो जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, चीन अमेरिका का भी जिक्र हो रहा है। अमेरिका ने जब इस साल बांग्लादेश में चुनाव हुए थे और भारी मतों के साथ शेख हसीना जीती थी, चुनाव के नतीजों पर में धांधली हुई है, इस बात का जिक्र अमेरिका ने किया था। अमेरिका ने यह भी पब्लिश किया था अपनी वेबसाइट पर कि 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसको अमेरिका ने बाद में वापस हटा लिया था। तो क्या यह कहा जाए कि लोगों को बरगलाने की कोशिश में क्या अमेरिका का कोई हाथ सामने निकल कर आ रहा है? देखिए, किसी भी चीज को इस वक्त आप इग्नोर नहीं कर सकते। किसी भी थर्ड पार को, किसी भी थर्ड कंट्री का इंटरफेरेंस होगा तभी इतनी बड़ी चीजें बांग्लादेश में हुई कि शेख हसीना को वहां से उड़ना पड़ा और भारत में आना पड़ा असylum के लिए। पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, इसका क्या रोल है, ये मुझे लगता है थोड़ा वक्त लगेगा पता चलने में कि क्या है। पाकिस्तान का रोल सीधे सीधे दिख रहा है, ये एंटी इंडिया स्लोगन के तहत। अमेरिका किस रूप में इन्वॉल्व था, क्या अमेरिका के लोग वहां पर थे, क्या डिप्लोमेटिक चैनल्स जो थे अमेरिका ने खोल रखे थे अगेंस्ट शेख हसीना, ये मुझे लगता है इसके लिए इनको रुकना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जितना बड़ा बवाल हुआ है बांग्लादेश में, जिस हिसाब से लोग सड़कों पर उतरे हैं, जिस हिसाब से आगजनी हुई है, ये कोई साधारण बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं है। देश पूरी तरीके से जल जाए, तख्ता पलट हो जाए, इससे बिल्कुल। रजत, एक और यहाँ पर अब क्योंकि आप तमाम जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी आपकी मुलाकात होती होगी, ऑफ द रिकॉर्ड्स क्या इस बारे में आपको कोई जानकारी मिल पाई है कि अब शेख हसीना के पास फ्यूचर ऑप्शंस क्या बचते हैं? क्योंकि आज जैसे आप कह रहे हैं कि वो अभी भी दिल्ली के सेफ हाउस में मौजूद हैं, पहले भी शेख हसीना को भारत ने शरण दी है, 6 साल का वक्त वो गुजार चुकी हैं। भारत बांग्लादेश की मित्रता बहुत घनिष्ठ मानी गई है, बांग्लादेश की फॉर्मेशन में भारत की सबसे बड़ी भूमिका रही है। इन सब के बीच में क्या लंबे वक्त तक शेख हसीना यहां रुक सकती हैं? खबरें पहले तो यह भी आ रही थी कि वो लंदन या फिनलैंड जा सकती है। क्या है आगे का नैरेटिव, क्या हो सकता है रजत? देखिए, भारत सरकार ने बिल्कुल गरुड़ कमांडोज दे रखे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए। हिंडन में जो सेफ हाउस है वहीं पर इस वक्त वो मौजूद हैं। अगर वो मूव करना चाहे तो मूव कर सकती है। जो बेटी है शेख हसीना की, वो WHO के लिए काम करती हैं, एशिया के लिए, और वो दिल्ली बेस है, यानी बेटी उनकी यही है, बहन साथ में, बेटा उनका लंदन में है।
क्योंकि हिंदुस्तान में अगर शेख हसीना को लगे कि वो उनकी बेटी की वजह से, उनकी वजह से वो लोग बहुत सेफ नहीं है, ये शेख हसीना के ऊपर छोड़ा गया है भारत सरकार की तरफ से। भारत सरकार ने भी कोई आधिकारिक रूप से अभी असाइलम की बात नहीं कही है, ये सिर्फ एक मित्रतावश है कि वो आई है और सेफ हाउस में रखा गया है, और कहा गया है भारत सरकार से, शेख हसीना द्वारा जो सूत्र बता रहे हैं कि वो आगे मूव करना चाहती है, थोड़ा वक्त चाहिए उनको। भारत सरकार की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। तो ये शेख हसीना को तय करना पड़ेगा कि वो भारत में रहना चाहती है या फिर फिनलैंड, लंदन या जहां उनका बेटा है वहां रहना चाहती है। ये प्योर रूप से शेख हसीना का अपना प्रेरोगेटिव है, वो कॉल लेंगी। फिलहाल उन्होंने भारत से असाइलम के लिए कोई डिमांड नहीं रखी है। चलिए ठीक है, हमारे साथ आयुषी और नवीन भी जुड़े हुए हैं। मैं आयुषी का रुख करना चाहती हूँ। आयुषी, लगातार आप ये कवरेज कर रही हैं, बांग्लादेश की एम्बेसी पर इस वक्त आप मौजूद है, जो मैं देख पा रही हूँ। क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं? सुरक्षा के क्या इंतजाम बढ़ाए गए हैं वहां पर? क्या सिक्योरिटी पर्सनल्स को और बढ़ाया गया है? जी देखिए, जिस तरीके से तस्वीरें न्यूयॉर्क के बांग्लादेश एम्बेसी से निकल कर आई, जहां पर बांग्लादेश एम्बेसी पे हमला हुआ है, और कई ऐसे संगठन हैं जहां जो तस्वीरें निकल कर आई हैं वो तस्वीरें भारत में भी बिल्कुल नहीं है। आपको बता दूं, मैं देश की राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर मौजूद हूं, और कल देर शाम से ही यहाँ पे सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकती हैं किस तरीके से बैरिकेटिंग से पूरे तरीके से बांग्लादेश हाई कमीशन को कवर किया गया है। हाई फोर्सेस अलॉटेड है यहाँ पे, और इसके साथ ही यहाँ से गुजरने वाली हर गाड़ियों की चेकिंग भी चल रही है, ताकि कोई भी अराजकता यहाँ ना फैले। लेकिन सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश की जो आज स्थिति है, क्या उसके पीछे किसी बाहरी इंटरफेरेंस का भी हाथ है? आयुषी, मैं आऊंगी आपके पास, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख कर लेते हैं। बांग्लादेश से आ रही है, जहां पर हिंदुओं के साथ बर्बरता बढ़ी है। 100 से अधिक हिंदुओं की हत्या हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है 50 से ज्यादा हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। दर्जनों हिंदू मंदिरों को भी जला दिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जो बांग्लादेश से आ रही है, जहां पर हिंदुओं के साथ बर्बरता लगातार बढ़ती जा रही है। जानकारी ये मिल पा रही है कि 100 से अधिक हिंदुओं की हत्या हो गई है। 50 से ज्यादा हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। साथ ही दर्जनों हिंदू मंदिरों को भी जला दिया गया है। सीधा रुख करते हैं नवीन का। नवीन, एक के बाद एक कई अपडेट्स इस वक्त बांग्लादेश से सामने आ रहे हैं। कल से लेकर आज तक में बहुत कुछ, सरकार ही बदल गई है। 45 मिनट में सरकार तख्ता पलट हो गई। वहां पर तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। ये अहम जानकारी यहां पर मिल पा रही है, क्योंकि देखिए इस वक्त बांग्लादेश में 12,000 हिंदू मौजूद है, जिनको वापस लाने पर सरकार पूरा जोर लगा चुकी है। लेकिन जो जानकारी सूत्रों के हवाले से इस वक्त हम बता भी रहे हमारे दर्शकों को, 100 से अधिक हिंदुओं की हत्या हो गई है। बिल्कुल, देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक हैं, और जब तक शेख हसीना की सरकार थी तब तक हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी सरकार की थी। हिंदुओं के वहाँ व्यवसाय थे, हिंदू जो थे वहाँ पे नौकरी में थे, और बांग्लादेश सरकार के साथ वो काम कर रहे थे। लेकिन अब जबकि सत्ता परिवर्तन हो चुका है, और कहीं ना कहीं जो कट्टरपंथी संगठन है वो बांग्लादेश में सर उठाने लगे हैं, और उसका जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है। यानी जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं उन्हें वहाँ पर वो भुगतना पड़ रहा है। हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रही हैं, घरों में जो लूटपाट है वो देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं उसका पूरा खामियाजा है वो हिंदुओं को उठाना पड़ रहा है, जो बांग्लादेश में अभी के समय अल्पसंख्यक हैं। और शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार 12,000 के करीब जो वहाँ भारतीय हैं उन्हें रेस्क्यू करने पर विचार कर रही है कि उनका इवैक्यूएशन कैसे होगा, उन्हें रेस्क्यू वहाँ से कैसे किया जाएगा, क्योंकि 12,000 के करीब हिंदू वहाँ पर अभी हैं। जब क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप हिंडन एयरबेस पर मौजूद है, और हिंडन एयरबेस जो है वो कल से बहुत ज्यादा चर्चित रहा है। क्या कोई हलचल वहां पर नजर आई है अब तक? तकरीबन आधे घंटे पहले 2 VIP जो गाड़ियां हैं फ्लीट, वो हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के अंदर गई हैं, और बताया जा रहा है कि वो एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अंदर है। उन्हें अगर कहीं मूवमेंट करना हो तो फिर उनके लिए 2 जो अशोक स्तंभ लगी गाड़ियां हैं, जो आमतौर पर VIP फ्लीट होती हैं, पूरी तरह से बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं मर्सिडीज की, वो गाड़ियां वहां अंदर गई थी, और उन गाड़ियों को वहां पे भेजा गया है। और बताया जा रहा है कि गरुड़ कमांडो अंदर तैनात हैं। हालांकि
हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के बाहर जो हलचल है वो सामान्य दिनों की तरह ही है, क्योंकि जो सेफ हाउस है वो मुख्य गेट से करीब 4 से 5 किलोमीटर अंदर है, क्योंकि काफ़ी लंबे एरिया में जो एयरफोर्स स्टेशन है वो यहाँ पर फैला हुआ है। तो जो शेख हसीना है वो अपनी बहन के साथ अंदर ही मौजूद है, सेफ हाउस में मौजूद हैं और गरुड़ कमांडो उनकी सुरक्षा में तैनात हैं। कल अजीत डोभाल ने उनका वेलकम किया था, उनसे मुलाकात की थी, लेकिन आज सुबह से ऐसी कोई गतिविधि या कोई हलचल अभी के समय एयरफोर्स स्टेशन हिंडन पे देखने को नहीं मिल रही। चलिए, तो बता दें आपको कि हिंडन एयरबेस पार्लियामेंट के बाहर और साथ ही साथ बांग्लादेश की एम्बेसी के बाहर से हमारे तमाम संवाददाता यहां पर मौजूद है। साथ ही साथ आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो पहली तस्वीर इस वक्त आप इंडिया डेली के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो यूएसए में न्यूयॉर्क में बांग्लादेश की एम्बेसी की तस्वीर है, जहां पर कार्यकर्ता पहुंच गए थे। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर न्यूयॉर्क में बांग्लादेश एम्बेसी की तस्वीर है। वहां पर एक जो डेलीगेशन है वो कार्यकर्ताओं को समझा रहा था, हो हल्ला हो रहा था, स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही थी। दूसरी तस्वीर है बांग्लादेश के सड़कों की, जहां पर लाखों की तादाद में बांग्लादेश के झंडे के साथ, आजादी के मोर्चे के साथ कई लोग एक साथ नजर आ रहे थे। आप देखिए कि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस भी मौजूद है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। कोई भी पीएम हाउस तक इन तमाम लोगों को पहुंचने से रोक नहीं पा रहा था। ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर आप आज की देख रहे हैं न्यूयॉर्क की, यूएस के न्यूयॉर्क में बांग्लादेश एम्बेसी की, जहां पर कार्यकर्ताओं का गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक बार फिर से मैं अपने संवाददाताओं का रुख करना चाहूंगी रजत, क्योंकि देखिए कई अपडेट्स बांग्लादेश को लेकर सामने आ रहे हैं। आपकी, हमारी, देश भर की, विदेश की नजरें इस वक्त बांग्लादेश पर टिकी हुई हैं। शेख हसीना का अगला कदम क्या होगा, इस पर भी टिकी हुई है। आर्मी चीफ ने वहां पर अंतरिम सरकार बनाने का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की थी, वो भी उनके परिवार के ही बताए जा रहे हैं। विपक्ष पहले बहुत कमजोर था, जेल से कई सारे कैदी निकल चुके हैं, विपक्ष की अहम लीडर जो है उनको भी रिहा कर दिया गया है। अब बांग्लादेश की स्थिति क्या हो सकती है रजत? पॉलिटिकल नैरेटिव बांग्लादेश में अब क्या बन सकता है, क्योंकि इसी साल वहां चुनाव हुए थे। देखिए, शेख हसीना की अगर बात करें तो फिलहाल शेख हसीना अगर ये कहा जाए कि वापस जाएंगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। शेख हसीना को बाहर रहना पड़ेगा। कितने साल रहना पड़ेगा ये हम नहीं कह सकते, पहली बात। दूसरी बात, शेख हसीना हिंदुस्तान में रहे, लंदन में रहे, अमेरिका में रहे, एक राजनीतिक परिवार है जो रहेगा। कब वापसी होगी हम नहीं कह सकते। दूसरी बात, पॉलिटिकल क्राइसिस है वहां पर, आने वाले दिनों में इकोनॉमिक क्राइसिस भी होगा, ये कहना गलत नहीं है। पॉलिटिकल क्राइसिस में एक अच्छी बात यह है कि मिलिट्री कह रही है कि साहब हमारा राज नहीं रहेगा, हम जितने स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं और नई सरकार, अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। ये एक पॉजिटिव चीज है। निगेटिव चीज क्या है, जो आपने कहा, जो माइनॉरिटीज है जिसके लिए भारत सरकार और भारत फिक्रमंद है कि वहां उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, वहां पर उनके साथ जाती हो रही है, उसको कैसे बचाया जाए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो, ये कैसे देखा जाए, बहुत ज्यादा उत्पाद अब ना हो जब शेख हसीना छोड़ चुकी है बांग्लादेश को, चाइना का रोल क्या हो, पाकिस्तान का रोल क्या हो, क्या मीडिएशन के रूप में अमेरिका अपना हस्तक्षेप करेगा बांग्लादेश में। ये 3-4 पॉइंट्स है जिसको भारत सरकार मॉनिटर करेगा। साथ ही साथ चिकन नेक की अगर आप बात करें, ऊपर से लेकर नीचे तक लंबा बॉर्डर बांग्लादेश का हिंदुस्तान के साथ है, वहां पर कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो, वहां पर कोई दुविधा ना हो, ये एक चैलेंज होगा सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। कंचन। बिल्कुल रजत, हालांकि मुझे इस बात की कम उम्मीद है कि कहीं शेख हसीना जो है वो यूएस में जाकर अपनी शरण ढूंढ रही है, ऐसा होता मुझे कम इस वक्त मोमेंट पे नजर आ रहा है। आयुषी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं, बांग्लादेश की तस्वीरें सामने आ रही है, आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही है। कल से आज तक में जो परिवर्तन बांग्लादेश की जमीन पर देखने को मिला है उस पर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पूरा इंटरनेशनल फोरम आज इस वक्त बांग्लादेश पर नजरें गड़ाए हुआ है, सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में यह भी समझने की जरूरत है आयुषी, क्योंकि ये जो मोर्चा और ये जो लोग इस बार के प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हुए थे वो अधिकतर युवा ही थे। वो युवा थे जिन्होंने मोर्चा खोल दिया और इतना मजबूर कर दिया वहां की सरकार को कि शेख हसीना को अपना ही देश, उन्हीं के पिता जो 71 में इन्वॉल्व थे बांग्लादेश की आजादी के लिए, उनको वो अपना देश छोड़कर जाना पड़ा है। इस वक्त वो दिल्ली में मौजूद है। युवाओं में इतना जो आक्रोश आया था आरक्षण विरोध को लेकर, हाईकोर्ट के इस फैसले को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश में चैलेंज कर दिया था, आगे क्या आरक्षण से जुड़ी कोई भी चीज अब बांग्लादेश में देखने को नहीं मिलेगी आयुषी?
जी देखिए, अगर बात करें तो सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर युवा सड़क पर आए अपनी मांग को लेकर। और अगर आरक्षण की बात करें तो 1971 के बाद ही बांग्लादेश में जो आरक्षण का स्ट्रक्चर रहा है वो 80 और 20 का रहा है, यानी 80% आरक्षण दिए जा रहे थे, जिसमें से 30% आरक्षण उन लोगों को दिए जा रहे थे जिनके परिवार के सदस्य देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया था, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दिया था, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके वंशजों को आरक्षण मिलते आ रहा था 30%। ऐसे में 2018 में जब युवा सड़क पर आए और उन्होंने देखा कि लगातार जो सरकारी नौकरियों में जो उनका जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनकी भागीदारी कम हो रही है, जिसको लेकर आवाज उठाई गई। और ऐसे में शेख हसीना ने 2018 में आरक्षण ही बंद कर दिया। ठीक है आयुषी, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से मैं तस्वीरों का रुख करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी इंडिया डेली अपने व्यूअर्स को वो तस्वीरें दिखाए जो हमारे पास लगातार आ रही हैं। ये दो तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं वो न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के एम्बेसी की तस्वीर है। प्लीज इसको, हाँ, इन तस्वीरों को आप देखिए और इन तस्वीरों को समझिए कि इस वक्त क्या हालात बांग्लादेश को लेकर तरह तरह एम्बेसीज में बने हुए हैं। आगजनी की ये दो तस्वीरें बांग्लादेश से ही आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि 2 दिन में क्या हालात बांग्लादेश में बने हैं। 1971 के बाद से आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में विरोध लगातार बढ़ता गया है। क्या आरक्षण विरोध इस बार जो हाईकोर्ट का फैसला बांग्लादेश में सामने आया था उसने दोबारा से प्रोटेस्ट को जन्म दे दिया था, और उस प्रोटेस्ट की आग सड़कों पर कैसे नजर आई वो इन तस्वीरों में, दूसरी तस्वीर में आप साफ तौर से देख सकते हैं। पहली तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, वो तस्वीर है न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के एम्बेसी की। कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, डेलीगेशन उनको समझाने की कोशिश करता है, लोग वीडियोस बनाते हैं। ये बार बार कहा जाता है क्योंकि आप देखिए इस वक्त दुनिया भर की निगाहें जो है वो बांग्लादेश पर टिकी हुई है, टिकी होनी भी चाहिए क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है। सालों साल से शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री रह चुकी है। भारत ने पहले भी उन्हें 6 साल के लिए शरण दी है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो भी वो देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षित है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा से ही घनिष्ठ रहे हैं। 71 की लड़ाई आप सबको याद होगी, बांग्लादेश की फॉर्मेशन में भारत की सबसे अहम भूमिका रही है। और इसी को देखते हुए आज जो तस्वीरें सामने आ रही है, आज जो सवाल किए जा रहे हैं, शेख हसीना का फ्यूचर क्या होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है जो सबके जहन में उठकर सामने आ रहा है। जो बांग्लादेश की आवाम है वो इतनी विरोध में शेख हसीना के कैसे हो गई ये भी समझने की बेहद जरूरत है। आरक्षण और आरक्षण के विरोध में जो युवा की आवाज सड़कों पर उठी है वो कैसे आग में तब्दील हो गई। युवाओं ने क्या कर दिखाया कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा। वो कहां जाएंगी, वो फिनलैंड जाती हैं, वो लंदन जाती हैं, ये देखने का विषय बना हुआ है। लेकिन इस वक्त वो हमारे देश हिंदुस्तान में है, वो हमारे देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है। उन्हें सुरक्षा दी गई है, कमांडोज उनके साथ मौजूद है क्योंकि भारत और बांग्लादेश की दोस्ती सालों साल पुरानी है। बांग्लादेश की आजादी से पहले यह भारत की दोस्ती रही है और इसी को लेकर लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारा पूरा पैनल यहां पर लगातार मौजूद है। रजत, आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस सर्वदलीय में विपक्ष के भी कई बड़े नेता मौजूद थे। इंतजार हो रहा था क्योंकि देश का आंतरिक मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। हर किसी को बहुत सेंसिटिव होकर इस पूरे मामले पर अपनी बात रखनी होती है। ऐसे में मैं आपसे यह समझना चाहती हूं, उस सर्वदलीय बैठक के बाद क्या कोई इनपुट, क्या सोर्सेस के हवाले से आपको कोई जानकारी, कुछ अहम जानकारी? देखिए, जो विदेश मंत्री ने ब्रीफ किया वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 3-4 सवाल पूछे थे। पहला, क्या कोई फॉरेन हैंड है इस पूरे उसमें, तो उसमें ये साफ कहा गया कि हाँ साहब फॉरेन हैंड हो सकता है और इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात ये कहा गया कि साहब जो लोग वहां फंसे हैं उसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है, तो ये कहा गया कि नहीं हम मॉनिटर कर रहे हैं और जल्द से जल्द उनको वापस लाएंगे। तो ये 2-3 अहम सवाल थे जो पूछे गए क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। बिल्कुल, इसलिए बहुत ज्यादा विपक्ष भी हमलावर नहीं है और विपक्ष की भी लाइन यही है कि जो भी भारत सरकार की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर पॉलिसी होगी सत्ता पक्ष में विपक्ष खड़ा रहेगा, विपक्ष एक साथ नजर आना चाहिए। यही हमारे देश की संस्कृति रही है, यही हमारे देश की यूनिटी और यही हमारे देश की इंटेग्रिटी रही है। हमारे साथ जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी स्टूडियो में मौजूद है, पूर्व राजदूत है, स्वागत है उनका। जितेंद्र जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूं, जो बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस आज से नहीं बहुत समय से ही देखने को मिला है, लेकिन इस स्तर का
कि बांग्लादेश की सिटिंग पीएम को देश छोड़कर निकलना पड़ा। मैं आपसे उसका रिएक्शन, आगे क्या विकल्प बचते हैं शेख हसीना के पास, वो भी समझना चाहती हूँ। जितेंद्र जी। देखिए कंचन जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो स्टूडेंट अनरेस्ट की बात कही जा रही है, ये सिर्फ एक मुखौटा है। मुखौटा इसलिए है कि आरक्षण जो है 30% आरक्षण दिया गया था उनको मुक्ति योद्धाओं के बेटों और उसके बाद में उनकी सेकेंड जनरेशन के लिए। लेकिन उस 30% आरक्षण का मतलब ये था कि सिर्फ क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरियों में, जो कि बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन से एडवर्टाइज़ की जाती हैं, उसमें ये आरक्षण होना था। और 3000 लोग तकरीबन सेलेक्ट किए जाते हैं हर साल, जिसमें से 1000 आप समझ लीजिए अगर इस आरक्षण के अंतर्गत आते हैं, तो उसमें भी पूरे लोग नहीं आ पाते। सिर्फ 200 से ज़्यादा कभी भी नहीं आए हैं इस कैटेगरी में। तो इसलिए ये सिर्फ 200 लोगों के लिए देखिए 17 करोड़ की जनसंख्या में 200 लोगों के लिए ये करना ये वो नहीं था। ये इस आरक्षण का, अगर सिर्फ आरक्षण की बात होती तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन आरक्षण ख़त्म कर दिया था उस दिन ये आंदोलन ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन इसके पीछे जमात इस्लामी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया की, ये दोनों थी। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी जब 4 महीने पहले इलेक्शन हुए थे तो वहाँ पर खालिदा जिया की पार्टी ने इलेक्शंस का बायकॉट किया था। अब खालिदा जिया भी रिहा हो गई हैं और अब जमात इस्लामी के ऊपर से भी प्रतिबंध हट गया है और अब अवामी लीग के लोगों को मारा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, उनके घर और उनके कार्यालय जलाए जा रहे हैं। अवामी लीग की फिलहाल के लिए कमर तोड़ दी गई है, क्योंकि एक तो उसकी नेता भी बाहर है। जितेंद्र जी, एक छोटा सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ। क्या खालिदा जो काफ़ी समय से जेल में बंद थी, क्या आप उनको बांग्लादेश के फ्यूचर के तौर में देख पा रहे हैं इस वक्त, जो कंसिडरिंग द सिचुएशन जो इस वक्त हम देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी कल जो कैबिनेट की मीटिंग जनरल ने बुलाई थी, उसमें अवामी लीग का कोई नहीं था, अवामी लीग के स्टूडेंट विंग का कोई नहीं था, उसमें दूसरे स्टूडेंट विंग के थे लोग, उसमें जमात इस्लामी के लोग थे और खालिदा जिया की पार्टी थी। ठीक है, ठीक है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं ब्रेक के उस पार भी आऊंगी, क्योंकि देखिए खबर बड़ी है और इस खबर से हमारे देश को क्या असर पड़ रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर इसका कितना असर हो रहा है, वो आपके सामने है, हमारे सामने है। जाते जाते एक छोटा सा अपडेट कि इस वक्त शेख हसीना हमारे देश की राजधानी दिल्ली में सेफ हाउस में सुरक्षित हैं और सरकार की तरफ से उनको कमांडोज दिए गए हैं और ये कहा गया है कि जब तक वो यहाँ रहना चाहती हैं वो रह सकती हैं। आगे क्या वो लंदन जाएंगी, क्या वो फिनलैंड जाएंगी, ये देखने वाली बात बनी हुई है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहा है, कहीं जाइएगा मत, खबरें लगातार जारी है।